कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ली अधिकारियों की बैठक। चारधाम यात्रा को सफल बनाने के दिए निर्देश। बोले, यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना सबकी जिम्मेदारी। एक बार फिर सुर्खियों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। लाल कुआं में धरने पर बैठे हरीश रावत। टूटी सड़कों को लेकर दर्ज कराया विरोध। नरेंद्रनगर में भैकौफ घूम रहे हैं भूमाफिया। सरकार से भी नहीं डर रहे, बिना अनुमति के काट रहे हैं जगह जगह सड़क। और नेपाल द्वारा निर्मित संयुक्त झूला पुल का लोकार्पण। दोनों प्रदेशों के अधिकारी रहे मौजूद। पुल बनने से अब लोगों को नहीं आएगी दिक्कत। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। सरोवर नगरी पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने परिजनों के साथ मां नैना देवी मंदिर जाकर मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर मत्था भी टेका। वहीं देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष गोल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के चलते प्रतियोगिता नहीं हो पाई थी। इस बार इसे भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मां नैना देवी मंदिर के दर्शनों को हजारों भक्त नैनीताल पहुंचते हैं। बता दें कि इस मौके पर गुरुद्वारा समिति के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने एक युवक की हत्या मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पकड़े गए आरोपियों के पास से 6 डंडे बरामद हुए। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है। बता दें कि बाजपुर के मुंडिया चौराहे पर बुधवार को दबंग युवकों ने लाठी डंडों से केलाखेड़ा के ग्राम रामनगर निवासी विशाल कंबोज को बुरी तरह पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। कि बाजपुर में कुछ 5-6 व्यक्तिगण द्वारा, युवा व्यक्तिगण द्वारा एक विशाल नाम की व्यक्ति को लाठी डंडों से प्रहार किया गया है और तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा उसको हॉस्पिटल ले गया है। तत्काल हमने सूचना पे ही फोर्स भेज दिया था। हॉस्पिटल पे पता चला कि वो उसकी देहांत हो चुका है, मौत हो चुका है। तो इस घटना को तत्काल मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि इसको लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंज के रूप में तरह देखना चाहिए और इसकी त्वरित अनावरण और गिरफ्तारी होना चाहिए। तो हमने तहरीर का भी ना वेट करके तत्काल सारे फुटेजों को देखना, मैनुअल और सर्वेलांस के माध्यम से फुटेज देखना, कैमरास देखना शुरू कर दिया था। देर शाम तक तहरीर आई। तहरीर के आधार पर 254/2022 302 धारा आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। कुल मिला के 7 अभियुक्तों के ऊपर जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। तो हमारे जो विवेचना में भी वही लगभग नामजद पाए गए हैं कि उन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कैमरा से क्लियर हो गया है और तत्काल विभिन्न 6 टीमें बनाकर पकड़ दकड़ की कार्रवाई करते हुए आज जो है दोपहर तक घटना होकर 24 घंटे के भीतर 7 लोगों का गिरफ्तारी कर लिया हमने। चारधाम यात्रा में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अब उत्तराखंड पुलिस मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कैमरे का सहारा ले रही है। ऋषिकेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ट्रायल किया जा रहा है। आपको बता दें, ड्रोन कैमरा ऑपरेट करने के लिए इंजीनियर्स की 4 सदस्यीय टीम को हायर किया गया है। अब ड्रोन के जरिए उच्च अधिकारी और कर्मचारी यातायात व्यवस्था पर नजर रख सकेंगे। के निर्देशानुसार जो डायल 112 पे हमें सूचनाएं मिलती है और हमारे ऋषिकेश में जो ट्रैफिक संबंधी जो समस्याएं हैं उसको निराकरण के लिए एक ड्रोन टीम उच्च अधिकारियों द्वारा ऋषिकेश में भेजी गई है। ये विगत कुछ दिनों से काम कर रही है। इनका मुख्य काम ट्रैफिक को मैनेज करना है। मतलब ये फीड देते हैं हमें कंट्रोल रूम में। जो भी कंट्रोल रूम में सूचनाएं आती है डायल 112 के माध्यम से कि भाई यहाँ पर ट्रैफिक हो गई या फिर आगजनी की कोई सूचना है या कोई एक्सीडेंटल संबंधी कोई सूचना है, तो वो पहले कंट्रोल रूम में आती है। फिर हम इन्हें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनको लिंक, जो इन्होंने हमें एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उसके माध्यम से इन्हें मैसेज भेजते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह पे फ्लाई करें। और गदरपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनी टीम ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी की मदद से बाइक चोर विजय और अजय को पकड़ा, जिनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई।
उधम सिंह नगर में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लोगों को पुलिस का जरा भी डर नहीं है। यही कारण है कि आए दिन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वारदातों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। ताज़ा मामला बाजपुर के मुड़िया चौराहे का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने एक युवक को पीट कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। आसपास के दुकानदारों ने घायल युवक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। हालांकि तब तक युवक ने दम तोड़ दिया था। अभी दोपहर में कुछ लड़कों का जो गुट हैं उसमें दो गुट हैं आपस में, और उनका कुछ झगड़ा हुआ और उसी में जो है डंडों से उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें जो है एक जो लड़का है विशाल काम्बोजे की युवक है, उसकी जो है मृत्यु हो गई है। इसमें 5 लोगों के नाम आए हैं अभी, जो 3 तो बाजपुर के ही हैं और एक यूपी का भी है, एक लड़का स्वार का। तो इस तरह से 5 लोगों के नाम आए हैं। अभी तो 4-5 टीमें लगातार, हर एक के लिए हमने एक टीम लगाई है प्रत्येक अभियुक्त पे, और तुरंत ही हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश पशुलोक बैराज से एसडीआरएफ ने एक शव को बरामद किया। मृतक का नाम कार्तिक बताया जा रहा है, जो कि नई दिल्ली का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि कार्तिक शिवपुरी में नहाते समय डूब गया था। एक युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस ने सिरौली कला में नवविवाहिता की हत्या का खुलासा कर दिया है। नवविवाहिता की हत्या उसके पति ने ही प्रेम प्रसंग के शक में की थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या के लिए इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया। साथ सिरौली कला में किसी लड़की के साथ मारपीट कर रहा है। जिस सूचना पर पुलिस मौके पे गई तो देखा कि वहाँ एक लेडी जो है मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। उस सूचना पर पुलिस के मौके पर पहुंचने पर ये ज्ञात हुआ कि ये लड़की बहेड़ी की रहने वाली है और जिसकी शादी यहाँ सिरौली कला में ये अभियुक्त अबरार नाम के व्यक्ति से हुई है। इस पर उसके परिजनों को सूचित किया गया। थोड़ी देर में उसके परिजन भी आए। उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 5 महीने पहले इसकी शादी का आपस में मनमुटाव चल रहा था, जिस कारण इसने जो है इनके घर वालों ने इसकी हत्या कर दी। उस संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा 24/5 को थाने पर एक तहरीरी सूचना दी, जिस सूचना के आधार पर थाने पर मुकदमा कायम किया गया। पुलिस टीम द्वारा कल रात गिरफ्तार किया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तरकाशी में अधिकारियों की एक बैठक ली है, जिसमें यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में यात्रा सुचारू बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। यात्रा में बढ़ते मौत के आंकड़ों पर मंत्री धन सिंह रावत सख्त नजर आए और ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस की व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसके लिए अधिकारियों को हिदायत भी दी है। गंगोत्री यमुनोत्री की बैठक ली और इसमें मैंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम कर लें, दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं होगी, और जितने भी डॉक्टर हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चारधाम यात्रा में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत वो भी सख्त नजर आए। अधिकारियों को साफ तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस की व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसके निर्देश भी दिए हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, जाहिर सी बात है हम लोग कर भी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि मौसम का ये जो एकदम से चेंज होना होता है, यानी दोपहर में मौसम कुछ और है, शाम को कुछ और है, और यात्रा के पड़ाव में भी हमने देखा है कि चार धाम में बाबा केदार जब भक्त पहुंचते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर अलग है, शुरुआत में अलग है। ये तमाम समस्याओं से जूझना मतलब यात्रियों के लिए तो एक चुनौती है, शासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इस यात्रा को महफूज बिल्कुल रखा जाए तमाम यात्रियों को जो पूरे देश से आ रहे हैं। जी
बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से आपने चुनौतियों की बात करी, जाहिर तौर पर चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो शासन प्रशासन की बात करें या फिर यात्रियों की बात करें, क्योंकि जब कोई भी शख्स मैदानी इलाकों से पहाड़ों के लिए निकलता है तो मैदानी इलाकों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा अलग है, और जाहिर तौर पर इस वक्त 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर मैदानी क्षेत्रों में है। यहाँ से जब वो पहाड़ों की तरफ निकलता है तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है, और केदारनाथ या फिर अन्य जो धामों की ओर जब लोग बढ़ते हैं तो वहां पर बारिश और बर्फबारी उनको मिलती है। बिल्कुल यहाँ पर जो टेम्परेचर बिल्कुल माइनस है। उस पर दो बातें यहाँ पर सामने आती हैं कि मैदानी क्षेत्रों में आपको गर्मी का एहसास होता है, आपको ठंड नहीं लगती है, लेकिन जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं वहां पर एकाएक ऐसा मौसम होता है जिसके कारण आपको बर्फबारी और बारिश जैसी संभावनाओं से आपको दो चार होना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो यात्रियों को ये दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा जो प्रशासन है, खासतौर पर जो पुलिसकर्मी इस वक्त जो सतर्क है, उनको ज्यादा तकलीफें आ रही हैं। और जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही थी, क्योंकि कल हमने आपको आंकड़ा बताया था कि 82 लोगों की मौत हो चुकी थी, और 82 लोगों की मौत के बाद लगातार प्रशासन सख्त है, अलर्ट है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री प्रभारी हैं केदारनाथ धाम के, लेकिन उसके अलावा कल उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की दोनों ही जो संबंधित जो महकमे हैं उनकी मीटिंग उत्तरकाशी में ली थी, क्योंकि उत्तरकाशी जिला मुख्यालय है और इसी जिले में दोनों धाम पड़ते हैं। तो कल ये बहुत ही अहम मीटिंग थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि चाहे CHC हो, PHC हो, सामुदायिक जो केंद्र है, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र, यहाँ पर एम्बुलेंस हो, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की यहाँ पर कोई कमी ना हो, दवाइयों की कमी ना हो, एम्बुलेंसेस की यहाँ पर कोई कमी ना हो। और जाहिर तौर पर उन्होंने कल एक और यहाँ पर निर्देश दिया है कि जो भी कर्मी जिनको कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर रखा गया था, कोशिश यही रहेगी सरकार की कि उनको दोबारा एक बार फिर से बहाल कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात कल शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कही है। और यहाँ पर उन्होंने जो एम्बुलेंसेस के जो समय होते हैं, 108 का जो समय, उनको भी निर्धारित करने की बात की है कि 5 से 10 मिनट का एक समय ऐसा निर्धारित किया जाए एम्बुलेंस का, 108 का, कि अगर कोई अनहोनी होती है तो इस दौरान वो एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाए और जो घायल या फिर जो पीड़ित है उनको अस्पताल रेफर किया जाए। बिल्कुल, और ये बात हम भी देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री की न केवल ड्यूटी लगाई गई है, कैबिनेट मंत्री की भी ड्यूटी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हृदय रोगी है उन पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा। हमने देखा था हृदयघात से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और इंस्ट्रक्शंस भी सरकार लगातार दे रही है। हालांकि लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चारधाम यात्रा जिसको लेकर सरकार बहुत ही अलर्ट है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि 80 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं यात्रियों की। वजह खराब मौसम भी है, वजह दिल का दौरा पड़ना भी है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य परीक्षण पर पूरा फोकस किया गया है, साथ ही साथ अतिरिक्त व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई है। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी हरीश रावत जलेबी बनाते नजर आते हैं, तो कभी चाय बनाते, तो कभी जगह जगह बैठकर उपवास करते नजर आते हैं। अब हरीश रावत एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने लाल कुआं के निकट हाईवे पर अकेले ही धरने पर बैठकर अपना विरोध जताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चंपावत से चुनाव प्रचार करने के बाद हल्द्वानी सर्किट हाउस में रुकने के बाद हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनका काफिला लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र पहुंचा था, जहां हाईवे में जगह जगह गड्ढे देखकर हरीश रावत नाराज हो गए और अपनी गाड़ी से उतरकर हाईवे पर भी अकेले धरने पर बैठ गए और अपना विरोध जताते हुए सरकार की नाकामियों पर कटाक्ष किया। हरीश रावत करीब 1 घंटे तक धरने पर बैठे रहे और उसके बाद हरिद्वार के लिए रवाना हुए। मैं अपने सहयोगी हरीश दुर्गापाल जी के साथ इस सड़क को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ठीक करे, व्यवस्थित करे और इस जिसको हम बरेली रोड कहते हैं, इस क्षेत्र के लोगों को जिस तरीके से यहाँ के गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है, उसका सामना न करना पड़े, इसके लिए मैं बैठा था, धरना दिया था, हमने उस प्रश्न को उठाया था। उस दिन काम चला, फिर काम ठप है
और अभी भी काम बहुत मंथर गति से चल रहा है। यदि 15 जुलाई ये सड़क व्यवस्थित नहीं हुई तो मैं एक पूरा दिन यहाँ इस चिलचिलाती धूप में भी जो है धरने पर बैठूंगा। नेशनल हाईवे है, बंद होगी, और यदि सरकार हमको भी जेल में बंद करना चाहेगी, हम जेल में बंद। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठे हुए नजर आए। हमारे साथ कैलाश बिष्ट हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट लगातार बने हुए हैं। कैलाश, अगर कोई सामान्य उत्तराखंडी इस तरह से यहाँ बैठा होता तो हो सकता है हम लोग ये सवाल जरूर पूछते कि आप क्यों बैठे हैं, एक वजह भी जानते। पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और काफी वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत। उनका इस तरह से एनएच पर बैठना न केवल सीएम धामी तक पहुंचने वाली बात है, बल्कि साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक इशारा करने वाली बातचीत भी है। खैर, मैं जानकारी चाहूंगा आपसे कैलाश। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से बात करें, हरीश रावत की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की बात करें, दो बड़े नाम हैं। क्योंकि पुष्कर धामी अभी भले ही युवा हैं लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हरीश रावत बुजुर्ग हैं लेकिन वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं और जाहिर तौर पर एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस से। लेकिन यहाँ पर उनकी जो चाहत बीजेपी भी उनको पसंद करती है, कांग्रेस तो उनको पसंद करती ही है और उनकी एक अलग यहाँ पर सरपरस्ती देखने को मिलती है। हरीश रावत अगर किसी बात को लेकर अगर धरने पर बैठे हैं तो उस बात का एक न एक वजूद होता है, उस बात का एक न एक कहीं ना कहीं कोई वजह होती है। और इस वक्त दोनों ही मंत्री, मुख्यमंत्री और हरीश रावत दोनों ही इस वक्त चंपावत में है, क्योंकि 24 तारीख को पहुंच चुके थे चंपावत हरीश रावत, जो निर्मला गहतोड़ी थी उनके प्रचार प्रसार के लिए। 28 तारीख तक वहां रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था मीडिया से कि 28 तारीख तक मैं वहां रहूंगा, क्योंकि कांग्रेस को हल्के में आंक रही है बीजेपी, ये उनका कहना था। और कल जब उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की जो हालत देखी तो वो धरने पर बैठने को मजबूर हुए। वहीं से उन्होंने अपना बयान जारी किया, जिसके चलते आज सुर्खियां उनका बयान बना है। और सड़कों की बात यहाँ पर मैं करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों को लेकर सरकार लगातार कहती है कि हम सड़कों को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव है, हम लगातार यहाँ पर सड़कों पर ध्यान यहाँ पर रख रहे हैं। सरकार कहती जरूर है लेकिन सरकार के अधीनस्थ यहाँ पर कई कर्मचारी, कई विभागाध्यक्ष, सचिव स्तर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हीबा हवाली करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनको यहाँ पर बेहतरीन जिन रोड यहाँ पर माना जाता है, अगर पूरे भारत की बात करें तो हमेशा ही राष्ट्रीय राजमार्ग को तवज्जो दिया जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा बदहाल हो तो जाहिर तौर पर न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री बल्कि कोई भी शख्स अगर वहां पर धरना करने को मजबूर हो तो शायद इसमें कोई गलत बात नहीं है। और यही वजह थी कि हरीश रावत मजबूरन वहां पर बैठे लाल कुआं में। उन्होंने देखा वहां पर जब स्थिति बुरी थी और ये मैसेज सरकार तक जाहिर तौर पर पहुंच चुका होगा। सरकार अब इसमें क्या संज्ञान लेती है ये सरकार जाने, लेकिन कहीं ना कहीं यह इशारा उन अधिकारियों के लिए जरूर है जिनकी सरपरस्ती के नीचे ऐसी सड़कें बनती हैं, जिनकी सरपरस्ती के नीचे भ्रष्टाचार होते हैं और जिनकी सरपरस्ती के नीचे ही ऐसी सड़कें फना हो जाती हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसी सड़कों को लेकर संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को संज्ञान तो लेना चाहिए। और हमने देखा है सीएम धामी का जो अलर्ट एक्शन है, तो अब कहीं ना कहीं ये जो सड़कें हैं यहाँ पर भी सीएम धामी अगर पहुंचेंगे, क्योंकि आरटीओ का हमने एक्शन देख लिया, हमने कई विभागों का भी एक्शन देखा और उन्होंने ये बात कही है कि एक ऑफिस से मेरा केवल कनेक्शन नहीं रहेगा, मैं किसी भी ऑफिस पहुंचूंगा और वहां पर अधिकारियों से जानकारी लूंगा। तो कहीं ना कहीं इन सड़कों पर भी सीएम धामी बहुत जल्दी अपनी नजर गड़ाएंगे। और जिस धरने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो एक शिकायत है उसको भी दूर करेंगे सीएम धामी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही, क्योंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि एक विभाग से वो ताल्लुक नहीं रखते, उनके अधीनस्थ हर विभाग है। भले ही कैबिनेट उनकी अलग है, कैबिनेट को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मंत्री की बात करें तो मुख्य मंत्री हैं वो किसी भी विभाग में छापेमारी कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री धरने पर बैठे तो मामला गंभीर हो जाता है। इसको लेकर जरूर जाहिर तौर पर वो संज्ञान उन्होंने लिया भी होगा और एक्शन करना भी चाहिए, क्योंकि प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश में इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है।
प्रदेश में जो आवाजाही का एक ही यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर आवाजाही के लिए मुख्य जो सड़क मार्ग है वही है। हवाई जहाज से भी लोग यहाँ पर आते हैं, ट्रेन के माध्यम से भी लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो अधिकांश उत्तराखंड में जो लोग प्रवेश करते हैं वो सड़क मार्ग से ही आते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर राष्ट्रीय राजमार्गों के हालात ऐसे रहे तो चारधाम पर इसका असर पड़ेगा, यहाँ पर जो आने वाले पर्यटन है उन पर इसका असर पड़ेगा, आने वाले राजस्व में असर पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए, मुख्यमंत्री को और भी कड़क एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। राजस्व भी और खासतौर से टूरिस्ट पूरे देश दुनिया से यहाँ पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पुलिस अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी है। इसके तहत जसपुर में पुलिस स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को कानून का पाठ पढ़ा रही है, जिसमें विद्यार्थियों को नशे के अलावा साइबर क्राइम सहित ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया जा रहा है। निर्देशानुसार जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे सबसे शुरुआती दौर है हमारे जीवन का, तो उन्हें अगर हम कुछ भी समझाएंगे, कुछ भी बताएंगे, उन्हें नियमों के बारे में बताएंगे तो वो बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। तो उसी अभियान के तहत हम आज यहाँ केवीएम इंटर कॉलेज में आए थे और बच्चों को नशे के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में और ट्रैफिक के बारे में जो भी जानकारियाँ थी उनके नियमों के बारे में समझाया गया और उन सभी से अनुरोध किया गया कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बने, नियमों का पालन करें और अपने देश का, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। रुड़की के लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। बढ़ते अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम भारत नगर में अतिक्रमण हटाने गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जेसीबी चालक पर पथराव कर दिया, जिससे जेसीबी के शीशे टूट गए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रियों की संख्या 10 लाख के पार हो चुकी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार बद्रीनाथ धाम में 3.25 लाख, केदारनाथ में करीब 3.5 लाख, गंगोत्री में 2 लाख और यमुनोत्री में 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु चारधाम पहुंचे। यह आंकड़ा जल्द ही 10.5 लाख पहुंच जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम के बावजूद यात्रा अभी भी सुचारू रूप से चल रही है। साथ ही साथ मौसम सामान्य होने से हेलीकॉप्टर से भी तीर्थ यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं। और अब खबर रामनगर से। यहां पर वनों से हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। वन विभाग कर्मचारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही साथ अब इस मामले में वन विभाग के एसडीओ यानी कि जगमोहन सिंह रावत ने एक टीम गठित की, जो कि लगातार जंगल में कॉम्बिंग गश्त कर रही है। इसका मकसद है कि अवैध पेड़ों की कटाई पर किसी तरह से रोक लगाई जा सके। वहीं कटे पेड़ों की भी तलाश की जा रही है। द्वाराहाट विकासखंड के सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्र पंचायत प्रमुख दीपक किरोला ने की। इस बैठक में विधायक मदन सिंह बिष्ट के साथ कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने प्रसिद्ध दूनागिरी उद्यान की देखरेख को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि ये उद्यान सेब उत्पादन के लिए मशहूर है, लेकिन देखरेख के अभाव में सेब उत्पादन घट गया है। देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।